आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन तो हम लोग जानते हैं, जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे तो हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्शन हमारा कहाँ पे होगा, एटमॉस्फेयर में होगा। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि एयर में होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर एयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखो, द रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, आपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 5 अलग अलग लेयर से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना, ये सब हमारा क्या है, लेयर है अलग अलग। तो जब इस लेयर में हमारा लाइट टकरा टकरा के धरती की ओर आएगा, यही हमारा कहलाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे बात है कि सर मीडियम चेंज कहाँ हुआ, मीडियम तो हमारा एयर ही है, बस लेयर अलग अलग है ना। नहीं, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि आसमान में आप बहुत ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे आपको जो मीडियम मिलेगा वो थोड़ा सा ना क्लाउडी मिलेगा, मतलब कि बादल टाइप मिलेगा। बादल टाइप का मतलब है कि मीडियम कैसा, वाटर वाला। ठीक है, तो बताइए जब हमारा सनलाइट आसमान से धरती की ओर आएगा और वो अलग अलग मीडियम को ट्रैवल करके आ रहा है, तो बताइए वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में हमारा क्या है, बादल है। बादल मतलब क्या, पानी। तो कभी वो पानी से टकराएगा, कभी वो हवा से टकराएगा। मीडियम बार बार क्या करेगा, वो चेंज करेगा। यही हमारा कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें और भी बहुत कुछ सीखने को है। जैसे दी हॉटर एयर इज लाइटर, यानी कि लेस डेंस देन द कूलर एयर। देखो, जो गर्म हवा होता है ना वो थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है, और जो ठंडा हवा होता है वो थोड़ा सा भारी होता है। भारी का मतलब उसमें डेंसिटी ज़्यादा होता है। एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे बादल हमारा, उसमें डेंसिटी क्या होगा, नहीं बादल में, बादल हमारा कैसा होता है, ठंडा होता है। ठंडा का मतलब क्या, डेंसिटी ज़्यादा। और जैसे हमारे पृथ्वी पे, जैसे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बहुत तगड़ा धूप होता है। धूप में क्या होता है, एकदम गरम गरम हवा चलता है। वहाँ पे क्या हो गया, हमारा हवा बहुत ही हल्का हो गया, लाइटर हो गया, यानी कि वहाँ पे हमारा कैसा होगा, एयर डेंसिटी उसका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो गर्म हवा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, यानी कि उसमें वो बेसिकली डेंस कम होगा। लेकिन जो ठंडा हवा होगा उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि वो डेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में हमारा जो अलग अलग लेयर हैं वो सबका डेंसिटी अलग अलग है। तो आप ज़रा समझिए, जब हमारा सनलाइट ऊपर से नीचे की ओर आएगा, हर एक लेयर से टकराएगा, तो सनलाइट हमारा जो है ना हर बार अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया था रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यू टू दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉटर एयर इज लेस दैन दैट ऑफ कूलर एयर। इसीलिए हॉटर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा, और जो कूलर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हॉटर एयर है हमारा उसमें लाइट कम बेंड करेगा, और जो कूलर एयर है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है उसमें लाइट हमारा ज़्यादा बेंड करेगा। कोई डाउट इसमें? चले, तो इसका हालांकि इसका एग्जांपल अभी देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर स्टार ट्विंकल क्यों करता है, यानी कि टिमटिमाता क्यों है ना। देखो, स्टार एक्चुअली में टिमटिमाता नहीं है। स्टार जैसा है वो वैसा ही रहता है। हमको टिमटिमाता हुआ फिर दिखता क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेयर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेयर। क्योंकि हर एक लेयर से जब उसका लाइट टकरा टकरा के आता है ना, वो हर बार अपना पाथ चेंज करता है, और इतना फास्ट पाथ वो चेंज करता है कि हमको वो क्या लगता है कि टिमटिमा रहा है। नहीं, वो टिमटिमा नहीं रहा होता है। बेसिकली वो लाइट अपना जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है धरती पे, हर बार अपना लाइट का जो अपना डायरेक्शन है वो बार बार चेंज कर रहा होता है बहुत ही तेजी में, क्योंकि उसको डिफरेंट लेयर से पास करना है, और डिफरेंट लेयर का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो हर बार जब अपना डायरेक्शन फास्ट चेंज करता है ना, तो हमको क्या नजर आ जाता है कि वो ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअली वो ट्विंकल करता नहीं है, बस अपना लाइट का जो स्पीड है वो बहुत जल्दी से तेज करता है। इसलिए हमको कैसा दिखता है, स्टार ट्विंकल करता है वो दिखता है। लेकिन क्या एक्चुअल में स्टार ट्विंकल करता है? नहीं, करता नहीं है। खैर आगे देखते हैं इसमें और क्या बात है। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? क्योंकि हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काम कर रहा होता है, यानी कि डिफरेंट लेयर को पास करते हुए हमारा स्टार लाइट पृथ्वी पे, यानी कि हमारे आंखों तक आता है। आगे, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ।
यानी कि स्टार लाइट धरती पे पहुंचने से पहले बहुत बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। उसका लाइट का जो डायरेक्शन है वो बार बार अपना चेंज करता है। क्यों डायरेक्शन चेंज करता है भाई? क्योंकि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे आसमान में पाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जितने भी एटमॉस्फेरिक ऊपर में हमारे लेयर हैं सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? अलग अलग है। कोई डेंस है, कोई लेस डेंस है, कोई बहुत कम डेंस है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत कुछ है, जैसे द एटमॉस्फेयर बैंड्स स्टार लाइट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, द apparent पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। अब देखो जरूर यहाँ पे ध्यान से समझना, इसके लिए आपके बुक में भी एक डायग्राम दिया गया। एक बच्चा है आसमान की ओर स्टार को देख रहा होता है, ठीक है। देखो कभी भी आप जो स्टार को देखते हैं ना, तो स्टार का वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है। मतलब ये हो गया कि आसमान में यदि तारा है, यदि हम उसको देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि तारा का वो फिक्स पोजीशन है? नहीं, तारा कहीं और होता है। हमको जो दिख रहा होता है ना उसका वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है। समझिएगा ध्यान से, जो स्टार हम लोग आसमान में देखते हैं उसका वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, उसका पोजीशन कुछ और होता है। तो फिर वो हमको दिखता क्यों है? हमको दिखता क्यों? देखो इसलिए दिखता है क्योंकि हर बार जब स्टार लाइट आसमान को चिढ़ते हुए हमारे आंखों तक पहुंचता है ना, अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा होता है। और चेंज करने के चक्कर में हमको स्टार कैसा दिखता है? बिल्कुल सीधा दिखता है कि भाई हमारे आंख के सीधा है, यानी कि हमारा वही स्टार है। लेकिन एक्चुअल में वो हमारा स्टार होता नहीं है, उसका पोजीशन कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि जो स्टार हम लोग देखते हैं उसका एक्चुअल में वो लोकेशन नहीं होता है, उसका लोकेशन कुछ और होता है। कोई रीजन पूछ दे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर बार स्टार लाइट जब धरती की ओर आता है, हमारे आंखों तक आता है, तो अपना हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। और इतना बार डायरेक्शन चेंज कर लेता है कि उसका डायरेक्शन ही अलग हो जाता है पूरा। ठीक है, और हमको दिखता सीधा है लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है, उसका स्टार का पोजीशन कहीं पे और होता है, हमको दिखता है बेसिकली सीधा है। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि जब आप स्टार को देखते हैं तो क्या वो टेढ़ा दिखता है? नहीं, बिल्कुल सीधा दिखता है। लेकिन वो एक्चुअल उसका पोजीशन है क्या? नहीं, उसका पोजीशन कुछ और होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। होराइजन का मतलब हो गया बेसिकली आप पृथ्वी से देखो, लैंड पे खड़े होकर देखो, उसी का मतलब आप फिलहाल होराइजन समझ लीजिए। तो जो हम लोग स्टार को देखते हैं ना, हमेशा स्टार ऊपर दिखता है, लेकिन एक्चुअली में स्टार होता कहाँ है? उससे नीचे होता है। आप अपने डायग्राम में देखिए, आप अपने डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक बच्चा का जो डॉटेड लाइन वाला दिखाया गया है वो क्या उसका एक्चुअल पोजीशन है स्टार का? नहीं, एक्चुअल पोजीशन स्टार का कहाँ है? उसके नीचे है। ठीक है, तो स्टार जो हमारा होता है वो बेसिकली नीचे होता है, लेकिन दिखता हमको उससे ऊपर है, वो भी बिल्कुल सीधा दिखता है। लेकिन यहाँ पे अब आपको मालूम चल गया कि कभी भी स्टार का एक्चुअल पोजीशन आप नहीं देख रहे होते हैं, वो उसका डुप्लीकेट पोजीशन आप देख रहे होते हैं। उसका एक्चुअल पोजीशन हमेशा समझ लीजिएगा कि उससे नीचे ही होगा। जो आपको स्टार दिख रहा है ना, उससे उसका एक्चुअल पोजीशन नीचे ही होगा। ये हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। आगे, व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट्स मोर लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार टू एन ऑब्जर्वर ही सी फील्स टू बी ब्राइट। अब देखो, जब हमारा एटमॉस्फेयर लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि लाइट स्टार के लाइट को ज़्यादा वो मोड़ता है, तो उस समय पे हमको लाइट स्टार कैसा दिखता है? ज़्यादा चमकदार दिखता है। लेकिन जब हमारा एटमॉस्फेयर लाइट को कम रिफ्रैक्ट करेगा तो लाइट हमको डिम दिखेगा स्टार का। ठीक है, अच्छा क्या स्टार हमेशा एक ही तरह दिखता है क्या? नहीं, कभी बहुत उजला दिखता है, कभी बहुत धीमा दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर उसको अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट कर रहा है। ज़्यादा रिफ्रैक्ट करने का मतलब है लाइट अच्छी तरीके से आना, कम रिफ्रैक्ट करने का मतलब है लाइट अच्छी तरीके से नहीं आ पाना। इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जब बारिश होता है ना, तो स्टार आपको बिल्कुल नहीं दिखता, और यदि दिखता भी है तो बहुत धीमा दिखता है, बहुत डीम दिखता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव जो लेयर है हमारा बेसिकली वो बढ़ गया है, और इतना लेयर बढ़ गया है कि वो हर बार स्टार के लाइट को रोक दे रहा है, इसलिए आपके आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जब बहुत गर्मी वाला सीजन होता है, बहुत साफ आसमान होता है, तो आप देखेंगे स्टार बहुत टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, एकदम साफ नजर आता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे लेयर हमारा उतना काम नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल आसमान साफ होता है, डायरेक्ट लाइट हमारे आंखों तक आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया था। सो द स्टार लाइट रीचिंग एन ऑब्जर्वर्स आईज चेंजेज रैंडमली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। इसीलिए हमारे आंखों तक जो स्टार का लाइट पहुँचता है
वो हर बार हमको कैसा दिखता है, ट्विंकल करता हुआ दिखता है, टिमटिमाता हुआ दिखता है। लेकिन क्या एक्चुअल में स्टार ट्विंकल करता है? नहीं करता है। फिर हमको दिखता क्यों है? क्योंकि उसका जो लाइट का डायरेक्शन है ना, वो हर बार चेंज हो रहा होता है, और वो इतना फास्ट चेंज हो रहा होता है कि हमको वो टिमटिमाता हुआ दिखने लगता है। कोई दिक्कत इसमें? यही हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में ना, यदि आपको बहुत कुछ याद ना रहे तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि स्टार लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है ना, उसको हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले बहुत लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, और हर लेयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यानी कि कोई इंडेक्स लाइट को कम मोड़ता है, कोई लेयर लाइट को ज़्यादा मोड़ता है। यानी कि हर एक लेयर का अपना लाइट को बेंड करने का कैपेसिटी अलग अलग है, और इसी वजह से इतना फास्ट वो चेंज करता है अपना डायरेक्शन कि हमको वो टिमटिमाता हुआ दिखने लगता है। यही हमारा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा, अब फिर सवाल है कि सर प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता? प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, यानी कि प्लैनेट जो हम लोग पढ़ते हैं मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब क्यों नहीं ट्विंकल करता है? जबकि सर स्टार से नज़दीक हमारा तो ट्विंकल है, ये और ज़्यादा स्टार से ज़्यादा नज़दीक हमारा प्लैनेट है, तो ये तो और चमकना चाहिए। फिर क्यों नहीं चमकता है? उससे भी नज़दीक हमारा मून है, फिर मून क्यों नहीं चमकता है? अच्छा, कि अभी आपने मून को देखा है क्या? मून स्टार के जैसा टिमटिमाता है क्या? नहीं, वो तो नॉर्मली हमारा जैसा वैसा दिखता है आपको। फिर सवाल होना चाहिए ना कि सर हमने बचपन वाले क्लास में पढ़ा था कि स्टार हमारा सबसे दूर है, उससे नज़दीक हमारा प्लैनेट है, उससे भी नज़दीक हमारा मून है। फिर मून और प्लैनेट अलग अलग, चमकता क्यों नहीं है, टिमटिमाता क्यों नहीं है? इसके पीछे रीज़न ये है नज़दीक होने का। मतलब कि ये मून और प्लैनेट हमारे आँखों के इतने नज़दीक हैं कि ये टिमटिमाता भी है ना, तो हमको वो फील नहीं आ पाता है। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं, सपोज ऐसे आप समझिए। अच्छा चलो एक मिनट, बस हम इसको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं ताकि आपको इसमें ज़्यादा समझ में आ पाए। ट्विंकल आखिर हमारा प्लैनेट क्यों नहीं करता है, ठीक है, देखते हैं, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ and are thus seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, समझिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, जरा समझो इसमें है क्या। हमारा प्लैनेट और मून हमारे आंखों के इतने नज़दीक है। देखो ऑब्वियस ही बात है, प्लैनेट और मून दोनों ट्विंकल करते हैं, समझना ध्यान से, दोनों ट्विंकल करते हैं, लेकिन ये इतने नज़दीक है ना, ज़रा समझना ध्यान से। हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमारा मून और प्लैनेट ट्विंकल करता है, बिल्कुल ट्विंकल करता है, वो भी टिमटिमाता है, लेकिन फिर दिखता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पहली बात तो हमारे आँख के बहुत नज़दीक है। जब हमारे आँख के नज़दीक कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो और वो बहुत तेज़ी से टिमटिमा रहा हो, क्या आप उसको फील कर पाएंगे कि सर वो टिमटिमा रहा है? नहीं फील कर पाएंगे। इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। आप क्या करो, अपने रूम में ना 10-15 ट्यूब लाइट फिट कर लो। आप अपने रूम में 10-15 ट्यूब लाइट फिट कर लो। उस ट्यूब लाइट में से कोई एक लाइट आप कभी बंद करो ऑन करो, बंद करो ऑन करो, क्या आपको रूम में टिमटिमाता हुआ लाइट दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि एक लाइट के टिमटिमाने से वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बाकी सारा तो जल रहा है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि प्लैनेट और मून हमारे इतने नज़दीक हैं कि इसके बहुत सारे लाइट हमारे आंखों तक पहुँच रहे हैं, और ये इतने फास्ट ट्विंकल कर रहे हैं कि हम इसको ट्विंकलिंग ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। ये नलीफाई हो जा रहा है। नलीफाई का मतलब क्या हो गया? हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे। ट्विंकल तो कर रहे हैं लेकिन हमारा आँख उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पहली बात बहुत नज़दीक है, दूसरी बात इतने बड़े लेवल पे ट्विंकल कर रहा है कि हमारा आंख उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि भाई ये नज़दीक में होने के बाद भी ट्विंकल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली में प्लैनेट और मून ट्विंकल करता है, लेकिन हमारा आंख उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इसीलिए हमको वो ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। कोई डाउट है इसमें? तो सारे के सारे ट्विंकलिंग इफेक्ट के एवरेज को निकाला जाए तो वो बिल्कुल जीरो आता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको साफ बताया। आप क्या करो, अपने रूम में 10-15 ट्यूब लाइट फिट कर लो। उसमें से कोई, चलो एक काम करो, अब 10-15 ट्यूब लाइट फिट कर लो और सभी को एक ही साथ बंद करो ऑन करो, बंद करो ऑन करो। आप देखना ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि यार टिमटिमा भी रहा है, नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आपके रूम में एक ट्यूब लाइट लगा हुआ है
उसको आप बंद करो ऑफ करो, बंद करो ऑफ करो, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में टिमटिमा रहा है ना, ऐसा होता है हमारा। इसीलिए प्लैनेट और मून हमारा ट्विंकल नहीं करता है, हालांकि करता तो है लेकिन हमको करता हुआ दिखता वो नहीं, हमारा आँख उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े लेवल पे ट्विंकल करता है, हमारा आँख उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए कोई डाउट है इसमें। लेकिन स्टार हमारे से इतना दूर है कि वो ट्विंकल करता भी है ना तो हमारे आँख को पता चल जाता है। बात समझ आ रही है, क्योंकि वो बहुत दूर है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में। देखो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट ये क्या है, टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो इसके बारे में पढ़ो। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction। ये आपको समझना पड़ेगा है क्या। देखो the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise, यानी कि जब आप, चलो क्या काम करना, आपके लिए होमवर्क है, आप सुबह उठो, आप सुबह जल्दी उठना, ठीक है। सनराइज को आप देखो बिल्कुल ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे। जब आपको पहली बार सनराइज दिख जाए सुबह में, समझ जाना कि ये एक्चुअल में सनराइज नहीं है, यानी कि एक्चुअल में सन जो दिखेगा ना आपको वो 2 मिनट के बाद आता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो सुबह में सूरज को देखते हैं, क्या वो एक्चुअल में होता है सनराइज? नहीं, एक्चुअली में हमारा सन ऊपर आएगा 2 मिनट के बाद। मतलब ये हो गया कि 2 मिनट हमको पहले ही सूरज की रोशनी दिख जाती है। कोई डाउट है इसमें? बात समझ में आ रही है? अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सुबह में जो हम लोग पहली बार सनराइज देखते हैं वो एक्चुअल में सनराइज हमारा नहीं होता है। एक्चुअल में सनराइज हमारा कब होगा? 2 मिनट के बाद होगा। जैसे आप क्या करना, सुबह उठना, आप पहली बार सूरज की किरण को देख लेना, आप वहीं पर तुरंत समझ आना कि हमको जो सूरज की किरण दिख रही है ये एक्चुअल नहीं है, जो एक्चुअल होगा वो 2 मिनट के बाद आएगा। इसका मतलब हो गया कि सनराइज हमारा 2 मिनट पहले ही हो जाता है। इसीलिए छठ पूजा में आप देखेंगे, छठ पूजा में खास करके इसको आप देखेंगे कि जो पर्व करते हैं छठ पूजा में, वो पानी में खड़े रहते हैं, उनको क्या लगता है? सनराइज हो गया, इसका मतलब अब अर्घ देना शुरू करो। लेकिन आप हमेशा गौर करेंगे कि जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही वो अर्घ देना शुरू नहीं करता है, 1-2 मिनट वो वेट ज़रूर करते हैं। और मान लो कि यदि वो वेट नहीं भी करते हैं तो पूजा पाठ का सामान इकट्ठा करते करते वेट हो ही जाता है कि नहीं? इसीलिए एक्चुअली में जो सनराइज हमारा होगा वो 2 मिनट के बाद होगा। वो दिख जाता है 2 मिनट पहले ही, लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है, 2 मिनट के बाद एक्चुअली में सूरज उगने वाला है। ठीक है, और यही चीज़ हमारा इसका जो उल्टा हो जाता है सनसेट में। सनसेट में मतलब ये हो गया, सनसेट में क्या होता है? सूरज पूरा डूब चुका है, सूरज पूरा डूब चुका है, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब हो गया कि शाम के समय में जब सूरज हमारा डूब रहा होता है तो आप समझ जाइएगा कि सन हमको दिख रहा है, यानी कि एक्चुअल में हमको सन नहीं दिख रहा है, वो डूब चुका है, वो हमको फिर भी दिख रहा है। ठीक है, वही भाई इसमें कहा गया था एडवांस सनराइज का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट पहले ही दिख जाना। और डिलेड सनसेट का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट बाद उसका डूबना। यानी कि जब हमारा शाम ढलता है तो जो आप देखते हैं शाम ढल गया, वो हमारा सूरज ढल चुका होता है, लेकिन फिर भी हमको 2 मिनट तक क्या दिखता है? उजाला दिखता है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनराइज एंड अपेरेंट सनराइज इज अबाउट 2 मिनट्स। उसी प्रकार से यानी कि जो हमारा सूरज दिखता है, सूरज की रोशनी, उसमें और एक्चुअल सनराइज में कितने मिनट का फ़र्क है? 2 मिनट का फ़र्क है। उसी प्रकार से द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज ऑल्सो अबाउट 2 मिनट्स। तो हमारा जो शाम में सूरज ढलता है, एक्चुअली में ढलना और एक तरीके से ढलते हुए दिखना, इसमें भी हमारा 2 मिनट का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।